चैप्टर्स 849, 850, 851, 852। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 849 सक्सेसफुल एस्केप। सॉन्ग जीजिंग। आ गया वो दिन जब तुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। तुझे ब्लड ड्रैगन कहते हैं ना? हिम्मत है तो भाग मत। ब्लड रेनबो फ्लैश बहुत हाई ज्यादा तेज और चुस्त था। पीछा कर रहे गू इमॉर्टल्स ने उससे रोकने के लिए किलर मूव्स का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका ज्यादा असर नहीं हुआ। उनके बीच का फासला बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन इमॉर्टल गू हाउस, इल्यूजन गार्डन, पहले से ही सेट कर दिया गया था। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि सॉन्ग जीजिंग भाग जाएगा। सीन काफी अजीब हो गया था। लोगों का एक पूरा ग्रुप सॉन्ग जीजिंग के पीछे फुल नफरत से लगा हुआ था। उनका किलिंग इंटेंट आग की तरह भड़क रहा था, लेकिन वो यूएस तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। ये तो मछली की तरह फिसलता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 पुराने सेक्स के गू इमॉर्टल्स उसका पीछा नहीं कर रहे थे। वो सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे और टाइम टाइम पर कुछ इमॉर्टल किलर मूव्स यूज कर रहे थे। सॉन्ग जीजिंग अभी भी काफी खतरनाक था। मिरियड ड्रैगन डॉग के पीछा करने वालों से लड़ते वक्त उसके बैटल रिजल्ट ने लोगों के मन में डर पैदा कर दिया था। इसीलिए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 पुराने सेक्स ने कई अकेले कल्टिवेटर्स को बुलाया था। उनके प्लान में ये अकेले कल्टिवेटर्स बस बाली का बकरा द, जिनका काम था सॉन्ग जीजिंग के तरीके जानना और उसकी स्टोर की हुई इमॉर्टल एसेंस को बर्बाद करवाना। बिना इमॉर्टल एसेंस के, भले हाई सॉन्ग जीजिंग एक ब्लड पाथ गू इमॉर्टल था, उसकी बैटल स्ट्रेंथ गिर जाती। ये ऐसे नहीं चलेगा। सॉन्ग जीजिंग बस दिल लगाकर भाग रहा है, हम उसके ट्रम्प कार्ड्स निकलवा हाई नहीं पा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के एक गू इमॉर्टल ने कहा। कई दूसरे लोगों ने भी तेवर चढ़ाए। तुम्हें अजीब नहीं लगता? सॉन्ग जीजिंग को ब्लड ड्रैगन कहा जाता है। उसके वायलेंट ब्लड ड्रैगन बथ में रैंक 7 बैटल स्ट्रेंथ है, लेकिन उसने अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक वो बिना आक्रमण किए बस भाग रहा है। ही, डर किस बात का है? सॉन्ग जीजिंग ऑलरेडी इमॉर्टल गू हाउस, इल्यूजन गार्डन में फंस चुका है। हमारे घाट लगाकर हमला करने में सबसे बड़ी कमी इल्यूजन गार्डन को सेटअप करने में लगने वाला टाइम था। अब जब सॉन्ग जीजिंग फंस चुका है, तो उसकी मौत बस टाइम की बात है। हम लापरवाही नहीं कर सकते। ब्लड पाथ गू इमॉर्टल्स को आम तरीके से जज नहीं किया जा सकता। हो सकता है वो हर तरफ कोई कमजोरी ढूंढ रहा हो। शायद उसके पास पावरफुल रिइंफोर्समेंट्स हैं, इसीलिए टाइम खराब कर रहा है। जब वो लोग अंदाजे लगा रहे थे, हेवनली लोटस सेक्ट के डू रैंक 7 गू इमॉर्टल्स की आवाजें गूंजी। सब लोग, हमला करने का टाइम आ गया है। इमॉर्टल गू हाउस को चलाना बहुत महंगा पड़ता है। हम इससे ज्यादा देर तक नहीं खींच सकते। असल में विशियस लाइटनिंग फील्ड और ब्लेजिंग डिमोनिक इमॉर्टल डान कियाओ के साथ कुल मिलाकर 20 गू इमॉर्टल्स ने सॉन्ग जीजिंग पर घाट लगाकर हमला किया था। विशियस लाइटनिंग फील्ड और ब्लेजिंग डिमोनिक इमॉर्टल डान कियाओ बस एक चारा द हेवनली लोटस सेक्ट के डू रैंक 7 गू इमॉर्टल्स सामने नहीं आए। वो चुपके से इमॉर्टल गू हाउस को कंट्रोल कर रहे थे। बाकी के 16 गू इमॉर्टल्स सॉन्ग जीजिंग से लड़ने के लिए सामने आए। इमॉर्टल गू हाउस को चलाने से उनकी इमॉर्टल एसेंस बहुत खर्च हो रही थी। खास करके इल्यूजन गार्डन जैसे एक कंप्लीट इमॉर्टल गू हाउस को यूज चलाना प्रोफाउंड आइस हाउस जैसे इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस से कहीं ज्यादा महंगा था। यहां तक कि रैंक 7 गू इमॉर्टल्स भी इससे ज्यादा देर तक नहीं झेल सकते थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्स के गू इमॉर्टल्स जल्दी में थे। उनमें से ज्यादातर बैटल में कूद गए। सिर्फ 3 रैंक 7 गू इमॉर्टल्स किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सिचुएशन पर नजर रखे हुए थे। सॉन्ग जीजिंग अभी भी भाग रहा था। उसने पलटकर वार नहीं किया। मैंने ब्लड रेनबो फ्लैश की तेजी के बारे में बहुत पहले सुना था, अब देखकर यकीन हो रहा है, वाकई कमाल है। ये तो मेरे क्लाउड शॉक सेल से भी तेज है और पर्पल हेवन लाइटनिंग विंग्स के बराबर तेज है। एक ऐसा मूवमेंट किलर मूव जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट में भी टॉप 10 में आता है। ये सिर्फ तेज ही नहीं, बल्कि चुस्त भी है। ये आराम से इधर उधर मुड़ सकता है। मोबिलिटी के मामले में इसमें ऑल राउंड कैपेबिलिटी है। कितने अफसोस की बात है, तीनों रैंक 7 गू इमॉर्टल्स आपस में बात कर रहे थे। उन्हें थोड़ा अफसोस महसूस हुआ। ब्लड रेनबो फ्लैश जैसा बेहतरीन मूवमेंट इमॉर्टल किलर मूव आसानी से नहीं मिल सकता था। अगर उन्हें यह मिल जाता, तो वो जब चाहे पीछे हट सकते थे, भागते वक्त अपनी जान बचा सकते थे। लेकिन ये एक ब्लड पाथ किलर मूव था। अगर राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स को ये मिल भी जाए, तो वो इससे उस नहीं कर सकते, जब तक कि वो राइचस पाथ छोड़कर डिमोनिक पथ में ना चले जाएं। अस टाइम सॉन्ग जीजिंग ने अपने सेक्ट को धोखा दिया और डिमोनिक पथ में चला गया। उसके सेक्ट के साथ झगड़ों के अलावा मेन रीजन ये था कि वो ब्लड पाथ की ताकत के जादू का सामना नहीं कर पाया। जैसे हाई सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स के गू इमॉर्टल्स ने हिस्सा लिया, सॉन्ग जीजिंग की हालत और खराब हो गई। उनका घेरा और टाइट होता गया।
सबने मिलकर हमला किया। भले हाई ब्लड रेनबो फ्लैश तेज था, उसकी भी अपनी लिमिट्स थी। आखिरकार वो फंस गया। डीमंस मारने के लिए ही होते हैं, मर जा। मारो मारो सोंग जी जिंग को। आखिरकार उन्होंने सोंग जी जिंग को बीच में फंसा लिया। कई अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स ने सोंग जी जिंग पर हमला कर दिया। उन्होंने पास जाकर हमला नहीं किया, दूर से ही अटैक किया। सोंग जी जिंग का पलट कर वार करना उन्हें थोड़ा अजीब लग रहा था। ये अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स बेवकूफ नहीं थे। वो जानते थे कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े सेक्स ने उन्हें सोंग जी जिंग पर घाट लगाकर हमला करने के लिए क्यों बुलाया था। लेकिन वो बाली का बकरा बनने को तैयार थे, क्योंकि उनकी सोंग जी जिंग से गहरी दुश्मनी थी, ऐसी दुश्मनी जिसमें दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता था। गू इमॉर्टल्स आखिर तो इंसान ही, उन्हें मरने से डर लगता था। अगर सोंग जी जिंग का दबदबा इतना ज्यादा ना होता, जिसके कारण उन्हें रोज डर में जीना पड़ता था, तो वो ये कोशिश कभी नहीं करते। इससे विशस लाइटनिंग फील्ड के लाइटनिंग डेटीज का फायदा साफ दिख रहा था। उनके पास गू इमॉर्टल्स जैसी बैटल स्ट्रेंथ थी और उन्हें मरने का डर नहीं था। उन्हें बैचेस में पैदा किया जा सकता था, ये बहुत ही डरावना था। शुक्र है हर लाइटनिंग डेटी को एक भारी कीमत चुकाकर बनाया जाता था और उन्हें मेंटेन करने के लिए भी बहुत पैसा लगता था। गू इमॉर्टल्स तैयार द उनके हमले सोंग जी जिंग पर जा लगे। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन जगह बहुत कम थी, उससे बहुत मार पड़ी। एक झटके में वो चीथड़े चीथड़े हो गया, खून हर तरफ फैल गया। अरे नहीं, यह सोंग जी जिंग की असली बॉडी नहीं है। ये देखकर इमॉर्टल्स हैरान रह गए, उन्हें सच का एहसास हुआ। सोंग जी जिंग के अचानक हमले से सावधान रहो। उसने खुद को कैसे छुपाया? मेरा इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव उससे ढूंढ नहीं पाया। शांत रहो, हम इमॉर्टल गू हाउस इल्यूजन गार्डन के अंदर हैं, वो भाग नहीं सकता। ध्यान से ढूंढो। गू इमॉर्टल्स सभी एक्सपीरियंस्ड लॉग द वो जल्दी ही शांत हो गए। अगर सोंग जी जिंग अन पर अचानक हमला करना भी चाहता, तो उससे मौका नहीं मिलता। इमॉर्टल्स ने अपनी काबिलियत दिखाई, उन्होंने जल्दी से तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। उनकी नजरें जल्दी से ब्लड टूसू पर टिकी। किसी ने महसूस किया, अरे नहीं, सोंग जी जिंग तो कभी बाहर आया ही नहीं, उसकी असली बॉडी हमेशा से बैटलफील्ड किलर मूव के अंदर थी। विशस लाइटनिंग फील्ड और ब्लेजिंग डेमोनिक इमॉर्टल डान कियाओ खतरे में हैं। शुरू से ही सोंग जी जिंग का बैटलफील्ड किलर मूव ब्लड टूसू एक लाल अंडे की तरह बैंड था, हवा में तैर रहा था। इमॉर्टल्स ने इस बैटलफील्ड किलर मूव को इसलिए नहीं तोड़ा, पहली बात तो उनका ध्यान सोंग जी जिंग पर था। दूसरा, वो विशस लाइटनिंग फील्ड की मदद भी नहीं करना चाहते थे। वो हर जगह लोगों को चैलेंज कर रहा था, बहुत नाम कमा रहा था। एक ऐसा इंसान जो काफी अनरीजनेबल था, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 सेक्ट्स, मिरियड ड्रैगन डॉग समेत, उससे थोड़ा नीचे दिखाना चाहते थे। इसके अलावा ब्लड टूसू को तोड़ने में बहुत सारी इमॉर्टल एसेंस भी खर्च होती, इसलिए ब्लड टूसू को गलती से अनजान बनकर छोड़ दिया गया था। असली प्रॉब्लम अब यह थी कि क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग द, उन्होंने दुश्मन को कमजोर समझ लिया। इमॉर्टल्स को एहसास हुआ कि उन्हें सोंग जी जिंग ने बेवकूफ बनाया है। गुस्से और शर्म से भरे हुए वो ब्लड टूसू की तरफ लपके। ब्लड टूसू कोई इमॉर्टल गू हाउस नहीं था, ये सिर्फ एक बैटलफील्ड किलर मूव था। तेज हमलों के नीचे ये जोर से कांपने लगा। 3 सांस के बाद सोंग जी जिंग ने बैटलफील्ड किलर मूव हटा दिया। ब्लड टूसू टूट गया। सोंग जी जिंग जोर से हंसता हुआ एक खूनी रेनबो में बाहर निकला। ब्लेजिंग डेमोनिक इमॉर्टल डान कियाओ मार चुका था, उसकी लाश सोंग जी जिंग के हाथों में थी, जबकि विशस लाइटनिंग फील्ड बुरी तरह घायल था और बेहोश हो चुका था। सिर्फ एक लाइटनिंग डेटी बचा था, वो बहुत कमजोर था और विशस लाइटनिंग फील्ड के आसपास उसकी रक्षा कर रहा था। अगर वो थोड़ी देर और करते, तो विशस लाइटनिंग फील्ड शायद सोंग जी जिंग के हाथों मारा जाता। लेकिन सोंग जी जिंग भी बुरी तरह घायल था, उसका बाण हाथ कंधे तक पूरी तरह से कट चुका था। बैटलफील्ड किलर मूव ब्लड टूसू ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, एक आजाद इलाका बन गया था। इसके अलावा सोंग जी जिंग के पास खास तरीके थे जिससे उसने विशस लाइटनिंग फील्ड या डान कियाओ को बाहरी दुनिया से मदद मांगने से रोक दिया था। सोंग जी जिंग ने सबके घेरे में रहते हुए ब्लेजिंग डेमोनिक इमॉर्टल डान कियाओ को मार डाला और विशस लाइटनिंग फील्ड को बेहोश कर दिया। ये बहुत बड़ी बेइज्जती थी। गू इमॉर्टल्स गुस्से से तिलमिला उठे, उनके अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। अगर ये खबर फैल गई तो वो किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? मारो मारो सोंग जी जिंग को। ब्लड ड्रैगन मौत के लायक है, उससे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। दुनिया के लोगों के लिए बुराई को खत्म करो, न्याय का साथ दो। एक ही पाल में गू इमॉर्टल्स ने हमला किया,
हर तरह के इमॉर्टल किलर मूव्स और बैटलफील्ड किलर मूव्स सॉन्ग जीजिंग की तरफ छोड़े गए। सॉन्ग जीजिंग घमंड से हंसा, ब्लड रेनबो फ्लैश फिर से इस्तेमाल हुआ और उसने ज्यादातर इमॉर्टल किलर मूव्स से बच गया। अगले हाइपैल, उसने ब्लेजिंग डिमोनिक इमॉर्टल की लाश उठाई और कहा, थैंक्स इस गिफ्ट के लिए, अब मैं इससे तुम ही वापस करता हूं। फैट जा। एक खूनी लाल रोशनी आसमान में फैल गई, जैसे ही एक हैरान कर देने वाला धमाका हुआ। इमॉर्टल्स हवा में उड़ गए, लेकिन सॉन्ग जीजिंग धमाके के बीच में बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा था। उसके शरीर के ब्लड पाथ डाव मार्क्स तेजी से चमक रहे थे, उसकी रक्षा कर रहे थे। इल्यूजन गार्डन जोर से हिला, उसके जोरदार हमले से एक क्रैक खुल गया। ब्लड रेनबो फ्लैश। पलक झपकते ही सॉन्ग जीजिंग गायब हो गया। वो इमॉर्टल गू हाउस से बच निकला और गू इमॉर्टल्स की नजरों से दूर चला गया। उसका पीछा करो, उससे मेरा इमॉर्टल किलर मूव लगा है, मैं उससे महसूस कर सकता हूं। एक इतना बड़ा इमॉर्टल गू हाउस क्रैक होने तक डैमेज कैसे हो सकता है? इमॉर्टल्स गुस्से में गुर्राते हुए उसका पीछा करने लगे। हेवनली लोटस सेक्ट के डू रैंक 7 गू इमॉर्टल्स ने अपने इमॉर्टल गू हाउस को वापस लिया और पीछा करने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। यह वायलेंट ब्लड ड्रैगन बद का काम है। सॉन्ग जीजिंग ने उससे बाहर रखा था। वो इल्यूजन गार्डन से टकराया और खुद को फोड़ लिया। सॉन्ग जीजिंग के अंदर से किए हमले के साथ मिलकर एक क्रैक बन गया। वायलेंट ब्लड ड्रैगन बत एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट था। उसकी बैटल स्ट्रेंथ एक रैंक 7 गू इमॉर्टल के बराबर थी। उसके खुद को फोड़ने की ताकत काफी एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। इसके अलावा इल्यूजन गार्डन को सिर्फ 2 गू इमॉर्टल्स मेंटेन कर रहे थे। वो टाइम पर धमाके का जवाब नहीं दे पाए, जिससे सॉन्ग जीजिंग को इस उम्मीद से हारी सिचुएशन में भी एक उम्मीद की किरण मिल गई। इमॉर्टल्स इस तरह हार नहीं मानेंगे। वो दांत पीसकर उसका पीछा करने लगे। ट्रू यांग माउंटेन रंगे पर पीछा करने की एक जंग शुरू हो गई। पीछा करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। कुल 17 गू इमॉर्टल्स। मिरियड ड्रैगन डॉग का एक गू इमॉर्टल विशस लाइटनिंग फीन का ध्यान रखने के लिए पीछे रुक गया था। लेकिन एबिस पॉइंट पर बैटल राइचस पाथ के गू इमॉर्टल्स के कंट्रोल में नहीं थी। वो सॉन्ग जीजिंग के टेम्पो में फंस गए थे। सॉन्ग जीजिंग एक डेमोनिक कल्टिवेटर था और भागने में सबसे माहिर था। द फौरन बाहर नहीं जा सकता। यह ट्रू यांग माउंटेन रेंज छुपने की सबसे बेस्ट जगह है। मैंने अपना वायलेंट ब्लड ड्रैगन बद खो दिया है। एक बार मैं यहां से निकल गया तो मैं इसका हिसाब जरूर चुकता करूंगा। सॉन्ग जीजिंग का चेहरा बिगड़ा हुआ था। इस नुकसान से उससे दुख हो रहा था। उसने मन ही मन कसम खाई। जैसे ही उसने ब्लड रेनबो फ्लैश का इस्तेमाल करके एक पहाड़ पर उतरा। ट्रू यांग माउंटेन रंगे के अंदर अनगिनत खतरनाक जानवर थे। पीछा करने के दौरान बड़ी संख्या में डेसोलेट बीस्ट्स और यहां तक कि एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स भी परेशान हो गए। उन्होंने सॉन्ग जीजिंग के पीछे लगे पसियोस के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी कर दी। सॉन्ग जीजिंग अच्छी तरह से जानता था, सिचुएशन जितनी केओटिक होगी, उसके लिए आज़ादी का रास्ता ढूंढना उतना ही आसान होगा। 3 दिन बाद देर रात चांद आसमान में लटक रहा था। एक हल्की खूनी लाल रोशनी जमीन के साथ साथ आगे बढ़ी जैसे ही वो ट्रू यांग माउंटेन रेंज से बाहर निकली। क्लैंक। अचानक एक मेटल की आवाज आई और एक सुनहरे घंटे के साए ने इस खूनी रोशनी को कवर कर लिया। एक घायल गू इमॉर्टल सामने आया। वो चिल्लाया, सॉन्ग जीजिंग, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? जैसे ही उसने ये कहा, सुनहरे घंटे के अंदर का सॉन्ग जीजिंग गायब हो गया। उसकी जगह बस एक पंजा और उसकी कलाई का छोटा सा हिस्सा रह गया था। अरे नहीं, ये नकली है, असली बॉडी वहां है। गू इमॉर्टल का चेहरा बदल गया। वो मुड़ा और दूसरी दिशा में उड़ गया। काफी देर बाद एक साया दूर से चुपके से सामने आया। यह फैंग युआन था। उसने एक मस्क पहना हुआ था। उसका शरीर धुएं की एक पतली परत से ढाका हुआ था। जब वो चुपचाप सुनहरे घंटे के साए की तरफ बढ़ा, घंटे के अंदर हाथ को देखकर उसके चेहरे पर खुशी का भाव आ गया। चैप्टर 850 ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन, ब्रेकिंग द बेल फॉर द आर्म, इमॉर्टल किलर मूव ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन। फैंग युआन ने सुनहरे घंटे के साए में कते हुए हाथ को देखते हुए बुदबुदाया। नॉवल के मुताबिक मिरियड ड्रैगन डॉग को धोखा देने और पीछा करने वालों को हराने के बाद उसने अपने निशान छुपा लिए थे और पूरी मेहनत से कल्टीवेशन किया था, तेजी से डेवलप करते हुए। वो बहुत दूर की सोचता था। वो अपनी सिचुएशन को समझता था, इसलिए उसने ये किलर मूव बनाया था। करंट सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के दौरान 10 बड़े सेक्स ने सॉन्ग जीजिंग पर घाट लगाकर उससे मारने की कोशिश की, लेकिन आखिर में वो बच निकला। ये पहली बार था जब ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन का प्रदर्शन हुआ था, जिसने पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट को हिलाकर रख दिया था। सॉन्ग जीजिंग के बच निकलने का कारण इसी को माना गया। यह इमॉर्टल किलर मूव थोड़े हाई टाइम में एक क्लोन बना सकता था।
क्लोन की स्पीड बहुत ज्यादा थी जो ब्लड रेनबो फ्लैश को टक्कर दे सकती थी। इसके अलावा ये बहुत ही असली लगता था और धोखा देने में माहिर था। यहां तक कि इन्वेस्टिगेटिव इमॉर्टल किलर मूव्स भी इसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाते थे। हालांकि इस तरीके की एक बहुत बड़ी कीमत थी। इसके लिए क्लोन बनाने के लिए इंसान के बॉडी का एक पार्ट चाहिए होता था। उन्हें क्लोन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एनर्जी सोर्स के तौर पर बहुत सारी इमॉर्टल एसेंस भी खर्च करनी पड़ती थी। जितनी ज्यादा इमॉर्टल एसेंस खर्च होती उतनी ही देर तक क्लोन जिंदा रह सकता था। गू इमॉर्टल्स के लिए अपने अंगों को वापस उगना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन की कीमत सिर्फ ऊपर से एक अंग खून की नहीं थी। असल में इसमें बॉडी के ब्लड पाथ डाउ मार्क्स खर्च हो जाते थे। इन्हीं ब्लड पाथ डाउ मार्क्स की वजह से ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन इतना कमाल का असर दिखा सकता था। अगर इसमें ब्लड पाथ डाउ मार्क्स की कीमत ना चुकाई जाती तो ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन से बना क्लोन असली इंसान जैसा नहीं दिख सकता था। जब ऑर्डिनरी गू इमॉर्टल्स जख्मी होते हैं, जैसे अगर फैंग युआन अपनी आधी बॉडी खो दे, तो यूएस पर लगे स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स उसके इमॉर्टल एपर्चर में समा जाएंगे। जब उसकी बॉडी ठीक हो जाएगी तो स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स वापस उसकी बॉडी में आ जाएंगे। जब एक गू इमॉर्टल मरता है तो यूएस पर लगे सारे डाउ मार्क्स इमॉर्टल एपर्चर में चले जाते हैं, जैसे हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड। अगर सोंग जीजिंग ने सफलतापूर्वक ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन का इस्तेमाल किया तो भले ही वो बाद में अपना अंग वापस उगा ले, नया हाथ खाली होगा, अस पर लगे सारे ब्लड पाथ डाउ मार्क्स इस्तेमाल हो चुके होंगे। बिना किसी शक के डाउ मार्क्स खोना गो इमॉर्टल्स के लिए एक बहुत बड़ी कीमत थी। क्योंकि डाउ मार्क्स हासिल करना मुश्किल था, वो अक्सर सिर्फ हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज से गुजरने के बाद ही जमा हो पाते थे। हर हेवनली ट्रिब्यूलेशन या अर्थली कैलामिटी में गू इमॉर्टल को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। एक बार उनका इमॉर्टल एपर्चर डैमेज हो गया तो उनके पास जो भी रिसोर्सेज होते थे सब नाश हो जाते थे। इसलिए गू इमॉर्टल्स के लिए डाउ मार्क्स हासिल करने की कीमत बहुत ज्यादा थी। इससे ईच स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू की वैल्यू का भी पता चलता है। लेकिन फैंग युआन को पूरा यकीन था कि सोंग जीजिंग के पास ईच स्ट्रेंथ जैसा इमॉर्टल गू नहीं था। जो ब्लड पाथ डाउ मार्क्स उसने खोए थे वो उससे कैलामिटीज और ट्रिब्यूलेशन से ही वापस पाने होंगे। एक गू इमॉर्टल पर लगे डाउ मार्क्स इमॉर्टल गू और इमॉर्टल किलर मूव्स की पावर को बढ़ा सकते थे। यह एम्प्लीफिकेशन काफी डरावना था। रैंक 8 के पास सैकड़ों या हजारों गुना तक का एम्प्लीफिकेशन हो सकता था। यही वजह थी कि रैंक 7 गू इमॉर्टल्स मुश्किल से हाई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को हरा पाते थे। नोवेल में लिखा था कि सोंग जीजिंग बच निकला था। आखिर में उसके पास बस एक सर और आधा सीना बचा था, उसकी बाकी बॉडी ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन यूज करने के लिए छोड़ दी गई थी। इस लड़ाई के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्स की नाक कट गई थी। ना सिर्फ वो अपने मकसद तक नहीं पहुंच पाए, बल्कि सोंग जीजिंग ने उन्हें खिलौना बनाकर रखा और उन्हें नुकसान भी पहुंचाया। सोंग जीजिंग को भी भारी नुकसान हुआ। उसने एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट वायलेंट ब्लड ड्रैगन बथ खो दिया और उसके शरीर के ज्यादातर ब्लड पाथ डाउ मार्क्स नाश हो गए। इस लड़ाई के बाद वो 200 साल तक पब्लिकली सामने नहीं आया। एक टाइम तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लोगों को शक था कि वो मर चुका है। लेकिन जब वो दुनिया में दोबारा सामने आया तो न सिर्फ उसकी बैटल स्ट्रेंथ पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी, बल्कि उसने 3 वायलेंट ब्लड ड्रैगन बैट्स भी पाल लिए थे। फैंग युआन को सोंग जीजिंग पर हुए घातक हमले की पूरी जानकारी थी। उसने अस्केट हुए हाथ को एक गर्म निगाह से देखा। ये काटा हुआ हाथ सोंग जीजिंग का था, ये उसके शरीर का एक हिस्सा था। अगर फैंग युआन को ये मिल जाता तो वो अपनी गू रिफाइनमेंट टेक्निक्स से सोंग जीजिंग का सर बना सकता था। और सोंग जीजिंग का सर हाई स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का ओनर बनने की एक लौटी शर्त थी। लैंड स्पिरिट सीधे सादे होते हैं। जब तक फैंग युआन उससे सोंग जीजिंग का सर दे सकता था वो स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का मालिक बन जाता। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट को इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सोंग जीजिंग जिंदा है या नहीं। ये बस एक जुनून था जो ब्लेस्ड लैंड की हेवनली पावर के साथ मिलकर बना था। फैंग युआन इस तरह से उसका मालिक बन सकता था। भले ही एक दिन सोंग जीजिंग जिंदा और भला चंगा लैंड स्पिरिट के सामने आ जाता, लैंड स्पिरिट फैंग युआन को धोखा नहीं देता, क्योंकि फैंग युआन ने पहले हाई लैंड स्पिरिट की शर्तें पूरी कर दी थी। लेकिन इस टाइम फैंग युआन के लिए इस हाथ को हासिल करना थोड़ा मुश्किल था। घंटे को तोड़ना मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे ही सुनहरा घंटा टूटता हाथ फट कर खून के धुंध में बदल जाता। फैंग युआन को कटे हुए हाथ से निपटने के लिए दूसरे तरीके इस्तेमाल करने होंगे, वरना उसका प्लान फेल हो जाएगा। असल में फैंग युआन के जहन में इस हाथ की काफी गहरी छाप थी।
उसकी अभी की लोकेशन ट्रू यांग माउंटेन रंगे के किनारे युआनयांग सिटी के पास थी। सॉन्ग जीजिंग का काटा हुआ हाथ एक इमॉर्टल किलर मूव में बैंड था। जिस गु इमॉर्टल ने यह मूव इस्तेमाल किया था वो सॉन्ग जीजिंग का पीछा करने में बिजी था और इस स्केट हुए हाथ को पीछे छोड़ गया था। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये सुनहरा घंटा एक रात के बाद गायब हो जाएगा और काटा हुआ हाथ खून के धुंध में फट जाएगा। तब तक खून का धुंध कई सौ ली तक के एरिया को कवर कर लेगा, आसपास के जीवों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगा और तबाही मचाएगा। सैकड़ों साल बाद युआनयांग सिटी जीनियसेस को भारती करने और खून के धुंध को एक्सप्लोर करने के लिए मिशंस भेजेगा, अंदर उगे हुए ब्लड बीस्ट्स को मारेगा ताकि ब्लड बीस्ट्स एक बीस्ट टाइड बनाकर युआनयांग सिटी पर हमला ना कर दें। अपनी पिछली जिंदगी में फैंग युआन सेंट्रल कॉन्टिनेंट पहुंचने के बाद कुछ टाइम के लिए युआनयांग सिटी में रहा था। जिंदा रहने के लिए उसने ब्लड बीस्ट्स को मारने के मिशंस एक्सेप्ट किए थे। इस नज़र से देखें तो फैंग युआन सॉन्ग जीजिंग के कटे हुए हाथ को पहले से ही ले जाकर एक अच्छा काम कर रहा था। फैंग युआन ने कुछ देर तक उस देखा और फिर ध्यान से कुछ मोर्टल किलर मूव्स यूज करके उसकी जांच की। सुनहरा घंटा हिला नहीं, ये वाकई एक इमॉर्टल किलर मूव था। फैंग युआन ने सुनहरे घंटे के साए को घेर लिया और उसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा, उस हर एंगल से देखता रहा। उसने एक सही तरीका ढूंढने की कोशिश की। सुनहरा घंटा स्थिर नहीं था, वो धीरे धीरे घूम रहा था। काटा हुआ हाथ अंदर तैर रहा था, अंदर से खूनी लाल रोशनी झलक रही थी। फैंग युआन ने उसके दांत से ज्यादा चक्कर लगाए, तब जाकर उसके दिमाग में एक प्लान आया। वो हमला करने ही वाला था कि उसके कान खड़े हो गए। उसने कुछ आवाजें सुनी। धमाका, तुम लोगों ने सुना? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, एक अजीब सी रोशनी देखी। खजाना, शायद ये वही है। बीच बीच में अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी, वो उसके नजदीक आ रही थी। फैंग युआन तुरंत समझ गया कि आसपास के गू मास्टर्स हंगामे की वजह से इधर खींचे चले आए हैं। ये जगह ट्रू यांग माउंटेन रंगे के किनारे पर थी। डेसोलेट बीस्ट्स आमतौर पर यहां नहीं आते थे, और क्योंकि ये युआनयांग सिटी के पास थी, कई गू मास्टर्स यहां एक्टिव रहते थे। गू इमॉर्टल के पहले के इमॉर्टल किलर मूव ने सुनहरी रोशनी को आसमान में उड़ा दिया था। इसने बहुत ध्यान खींचा और गू मास्टर्स इसकी जांच करने यहां आ गए। मक्खी मच्छरों का झुंड। फैंग युआन ने टांस कसा, उसकी ऊँग में एक बेरहम रोशनी चमकी। उसके इशारे पर स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स उसके इमॉर्टल एपर्चर से बाहर निकल आए। जल्दी ही हजारों स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ने फैंग युआन को घेर लिया। जब भी फैंग युआन बाहर जाता, वो अपने इमॉर्टल एपर्चर में बड़ी संख्या में स्ट्रेंथ पाथ फैंटम स्टोर कर लेता। ऐसा इसलिए था क्योंकि मिरियड सेल्फ का इस्तेमाल करके स्ट्रेंथ पाथ फैंटम आर्मी बनाने में कुछ टाइम लगता था। मारो, फैंग युआन ने इंस्ट्रक्शन दी। जैसे ही हजारों स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स ने हमला किया, वो नीचे लपके और अंधेरी रात में घुल मिल गए। ये क्या चीजें हैं? फॉर्मेशन बनाओ, जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ, भागो। रोने चीखने और गुस्से भरी चिल्लाहटों की आवाजें आयम। एक जीवन और मौत की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ ही सांस के समय में गू मास्टर्स हार गए। फैंग युआन की फैंटम आर्मी ने बेरहमी से हमला किया। अनगिनत गू मास्टर्स मारे गए। खून की बदबू बहुत जल्दी फैंग युआन की लोकेशन तक फैल गई। फैंग युआन के हाथ उसकी पीठ के पीछे द। उसने सुनहरे घंटे के साए को देखा। उसके मस्क के नीचे उसका चेहरा शांत था। भले ही उसके पास एक तरीका पहले से ही था, लेकिन उसने अभी तक हमला नहीं किया था। जल्दी का काम शैतान का। भले हाई स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स पावरफुल द, वो इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, ना ही वो अपनी स्पीड बढ़ा सकते थे। कुछ गू मास्टर्स शायद हार ना माने और खुद को छुपाकर अंदर घुसने की कोशिश करें, लेकिन ये लोग सभी बिना किसी पूरे शरीर के मरेंगे। क्योंकि फैंग युआन यहां था, उसने बिना रुके दर्जनों इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल किए, यहां पर परत दर परत इंतजाम कर दिए। कोई भी हरकत उसकी तलाशी से नहीं बच सकती थी। अनलिमिटेड प्राइमेवल एसेंस का एक फायदा था, वो था मॉर्टल किलर मूव्स का आराम से इस्तेमाल। कोई भी मॉर्टल किलर मूव्स को लगभग अनंत बार इस्तेमाल कर सकता था। और फैंग युआन की पिछली जिंदगी के अनुभव के कारण वो इस युग से बेहतर मॉर्टल किलर मूव्स जानता था। फैंग युआन ने कुछ देर इंतजार किया। जैसा कि उम्मीद थी, 3 या 4 गू मास्टर्स चुपके से अंदर आ गए। फैंग युआन ने स्ट्रेंथ पाथ फैंटम्स को कंट्रोल किया और उसके इशारे पर मौत को दावत दे रहे इन गू मास्टर्स को मारने के लिए आगे बढ़े। नामुमकिन, उन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया? बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। गू मास्टर्स के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी, वो सभी मारे गए। थोड़ी देर बाद आसपास शांति छा गई। खून की बदबू और गहरी हो गई जब पेड़ों के पास पक्षियों की आवाज आनी बैंड हो गई। जगह पूरी तरह से शांत और मुर्दा थी। फैंग युआन ने अपना काम शुरू किया।
Myriad Self First Style, Giant Hand। एक स्ट्रेंथ पथ का विशाल हाथ कहीं से प्रकट हुआ, जिसने सुनहरे घंटे को पकड़ लिया। सुनहरे घंटे के साये ने जो अंदर था उससे रोक रखा था, उसकी बहरी सुरक्षा कमजोर थी। पुलिंग माउंटेन और पुलिंग वाटर को जोड़ने के बाद फैंग युआन के स्ट्रेंथ पाथ के विशाल हाथ की ताकत तेजी से बढ़ गई थी। उससे बस जोर से पकड़ना था और घंटा टूट जाएगा। लेकिन मसाला यह था कि घंटा टूटने के बाद कटे हुए हाथ को खून के धुंध में फटने से कैसे रोका जाए। खुशकिस्मती से फैंग युआन सिर्फ एक स्ट्रेंथ पाथ ग्रैंड मास्टर हाई नहीं, बल्कि एक ब्लड पाथ ग्रैंड मास्टर भी था। सॉन्ग जी जिंग की तरह वो कई ब्लड पाथ तरीके जानता था। उसने इसके लिए काफी पहले से प्लानिंग की थी, उसने पूरी तैयारी की थी। तुरंत उसने अपनी व्यवस्था शुरू की और ध्यान केंद्रित किया। एक के बाद एक 100 से ज्यादा ब्लड पाथ किलर मूव्स यूज किए गए, जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बाहर की तरफ और भी ज्यादा गू फॉर्मेशंस का इस्तेमाल किया गया, वहां परत दर परत थे। इंतजाम पूरा होने के बाद उसने फिर से जांच की ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उसके सेटअप में कोई कमी नहीं है। उसने पाया कि 2 गलतियां थी और उन्हें ठीक किया। फिर उसने तीसरी, चौथी और 5वीं जांच की। ये एक इंपॉर्टेंट मामला था। फैंग युआन में बहुत सब्र था। आखिर में जब उसने हमला किया तो सब कुछ उसके कंट्रोल में था। सुनहरा घंटा टूटा और हाथ फटने ही वाला था, लेकिन उससे काबू कर लिया गया और यूएस पर कई लेयर्स में सील्स लगा दिए गए। सॉन्ग जी जिंग पहले से ही बहुत कमजोर था। जब उसने इस हाथ का इस्तेमाल करके ब्लड डेमन बॉडी सेपरेशन एक्टिवेट किया, उसने इस पर 10 से भी कम इमॉर्टल एसेंस के बीड्स इस्तेमाल किए थे। यही वजह थी कि फैंग युआन इस केट हुए हाथ को हासिल कर पाया। चैप्टर 851 लैंड स्पिरिट्स मास्टर, सेकंड ब्लेसड लैंड केट हुए हाथ को हासिल करने के बाद फैंग युआन ने ध्यान से उससे अपने इमॉर्टल एपर्चर में रख लिया। जल्दी ही उसने यूएस जगह को साफ किया और अपने सारे निशान मिटा दिए। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में लौटकर उसने आराम नहीं किया। उसने कटे हुए हाथ पर काम करना शुरू कर दिया। 4 दिन और 3 रातें लगाकर उससे सॉन्ग जी जिंग के सर में बदल दिया। इसके बाद उसने फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल का इस्तेमाल किया और अर्थ अबिस चला गया। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट, मेन सॉन्ग जी जिंग का सर लाया हूं। अस भयानक और अंधेरे भरे जमीन के नीचे की दुनिया में वो चिल्लाया। पहले एक तारे की रोशनी दिखी, फिर रोशनी एक फव्वारे से निकले पानी की तरह फैल गई। एक सांस के समय के बाद तारों की रोशनी से बना एक बड़ा चकोर दरवाजा प्रकट हुआ। आधे पारदर्शी दरवाजे हवा में तैर रहे थे। सबसे ऊपर प्लाक पर 4 शब्द लिखे, द स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड। फैंग युआन ने अपनी उंगली सिकोड़कर उस देखा। आम ब्लेस्ड लैंड्स और ग्रोटो हेवंस के प्रवेश द्वार होते हैं, क्योंकि प्रवेश द्वार इंटरेक्शन को दर्शाता है और इंटरेक्शन के साथ वो छोटी सी दुनिया को मजबूत करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की को अंदर ले सकते हैं। इसलिए इनफैलेबल ब्लेस्ड लैंड बहुत अनोखा था, क्योंकि इसका कोई प्रवेश द्वार नहीं था। ये एक बहुत ही अजीब अपवाद था। जैसे हाईफैंग युआन ने इंतजार किया, तारों की रोशनी के दरवाजे में एक छोटा सा दरार खुला। तुम हो? तुम सच में सॉन्ग जी जिंग का सर लाए हो? दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट सामने नहीं आया, वो काफी चौकन्ना था। फैंग युआन हंसा और उसने सर उसकी तरफ फेंक दिया। बोलने से ज्यादा करके दिखाना बेहतर है। दरार थोड़ी और खुली। एक खींचने वाली ताकत ने सर को अपनी तरफ खींच लिया। ये सच में सॉन्ग जी जिंग का सर है। दरवाजे के पीछे से एक खुश और हैरान आवाज आई। बूम! दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। तारों की रोशनी ने फैंग युआन के लिए एक रास्ता बना दिया। जबकि स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट दरवाजे पर खड़ा था, फैंग युआन से खुशी से झुक कर बोला, स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट मास्टर का स्वागत करता है। फैंग युआन ने सर हिलाया। उसका चेहरा शांत था। उसने बड़े कदम उठाए और तारों की रोशनी के रास्ते पर चलते हुए स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में प्रवेश किया। जैसे ही उसने कदम रखा, तारों की रोशनी ने फैंग युआन की नजरों को ढक लिया। लेकिन पलक झपकते ही तारों की रोशनी फीकी पड़ गई और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का अनोखा भूभाग उसके सामने प्रकट हुआ। पूरा स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड एक बड़े से काटोरे जैसा दिख रहा था। एक काटोरे की तरह उसके किनारे आपस में जुड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं थी। उन्होंने एक टाइट सर्कल बनाया था जो शहर की दीवारों जैसा लगता था, और काटोरे के अंदर तिरछी ढलानें थी जो केंद्र की तरफ मिलती थी। इस दुनिया पर अंधेरा छाया हुआ था। फैंग युआन ने अपना सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वहां लगभग पूरा अंधेरा था, बस कुछ तारों की रोशनी कमजोर तरीके से आसमान में चमक रही थी। जैसे ही इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ दिन होता था, रात नहीं। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ रात होती थी, दिन नहीं। आमतौर पर ब्लेस्ड लैंड्स में दिन और रात के बीच बदलाव नहीं होते।
सिर्फ ग्रोटो हेवन बनने के बाद या ग्रोटो हेवन के करीब पहुंचने पर ही उनमें रात और दिन के बीच ऐसे बदलाव शुरू होते हैं। ये पहली बार नहीं था जब फैंग युआन यहां आया था। असल में वही था जिसने इस ब्लेस्ड लैंड को यहां रखा था। पिछली बार आसमान में तारे चमक रहे थे, ये बहुत रोशन और चमकदार था, जमीन सारी तारों की रोशनी की वजह से बहुत रोशन थी। लेकिन अब ये काफी धुंधला था। इससे पता चलता था कि स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट को इस जगह को मैनेज करने में आसानी नहीं हो रही थी। ये उम्मीद के मुताबिक ही था। बिना गु इमॉर्टल के ब्लेस्ड लैंड इमॉर्टल एसेंस पैदा नहीं कर सकता था। लैंड स्पिरिट और ब्लेस्ड लैंड आपस में जुड़े हुए थे। उससे अपनी रक्षा करनी थी और ब्लेस्ड लैंड को मैनेज करना था। लेकिन लैंड स्पिरिट्स में गु इमॉर्टल्स जैसी ताकत और बुद्धि कैसे हो सकती है? इसलिए ज्यादातर लैंड स्पिरिट्स खुद की मदद के लिए एक मास्टर ढूंढ लेते हैं। जिंदा रहना सभी जीवों में सबसे बुनियादी प्रवृत्ति है। फर्क सिर्फ लैंड स्पिरिट को एक नए मास्टर को मानने के लिए राजी करने की मुश्किल में था। फैंग युआन की नजर यूएस इलाके पर दौड़ी, फिर स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट पर जाकर टिकी। मुझे ब्लेस्ड लैंड का इंस्पेक्शन करवाने ल चलो, फैंग युआन ने आदेश दिया। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट एक छोटे लड़के जैसा दिखता था। वो हवा में तैर रहा था। उसने गुलाबी नीले रंग के कपड़े पहने थे जो उसके सीने और पेट के चारों तरफ लिपटे हुए थे। उसके छोटे हाथ और पैर कमल की जड़ों की तरह कोमल सफेद जड़े की तरह नाजुक लग रहे थे। वो बहुत क्यूट लग रहा था। फैंग युआन को मारने के बाद स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन की तरफ एक साफ नजर से देखा जो प्रशंसा और गर्माहट से भरी थी। फैंग युआन के शब्दों को सुनकर स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने सर हिलाया। मास्टर, मेरे पीछे आइए। ये रवैया पहले के रवैये से बिल्कुल उल्टा था। तारों की रोशनी का एक गोला फैंग युआन पर जमा हो गया। जैसे ही उसका शरीर तेजी से ऊपर उठ गया। यह स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, यहां तक कि सोंग ज़ीजिंग का ब्लड रेनबो फ्लैश भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। फैंग युआन को लगा कि उसकी नजरें धुंधला गई हैं। उससे अपने आसपास सिर्फ तारों की रोशनी दिख रही थी। वो तेजी से बदलते नजारे से कभी कभी सिर्फ धुंधली तस्वीरें ही पकड़ पा रहा था। तारों की रोशनी रुक गई और उसकी नजरों का सीन पहले ही बदल चुका था। मास्टर, आप अब ब्लेस्ड लैंड के साउथ ईस्ट साइड में हैं। यह एरो बैम्बू फॉरेस्ट है, पूरे ब्लेस्ड लैंड का सबसे बड़ा प्लांटेशन एरिया। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने परिचय दिया। फैंग युआन ने देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि यह एरो बैम्बू फॉरेस्ट बहुत बड़ा था। यह फैंग युआन की नजर के दायरे से भी आगे तक फैला हुआ था। एरो बैम्बू सीधे द वोकिंग माउ माउंटेन के ग्रीन स्पीयर बम्बू जैसे लगते थे, लेकिन वो जड़े के रंग के नहीं थे, बल्कि बम्बू की कलाकारियां काली थी और उन पर कोई पत्ते नहीं उग रहे थे, सिर्फ शाखाएं थी। एरो बैम्बू के हर सेगमेंट पर लगभग 3 शाखाएं यूजी रही थी। ये शाखाएं तेज और लंबी थी, तीरों जैसी। एरो बैम्बू फॉरेस्ट के नीचे बड़ी संख्या में स्टार केव रॉक्स, द अनगिनत डार्क फ्रेग्रेंस मशरूम्स और व्हाइट शैडो ग्रास का एक खेत था। फैंग युआन ने मन ही मन सर हिलाया। इस हैबिटेट का अरेंजमेंट इससे बेहतर नहीं हो सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये स्टार डार्ट गू की प्रोडक्शन एरिया होनी चाहिए? फैंग युआन ने पूछा। मास्टर सही हैं, स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने तुरंत जवाब दिया। स्टार डार्ट गू एक रैंक 1 मॉर्टल गू था। यह आम कीड़ों से बदल कर बनता था। यह स्टारलाइट फायरफ्लाई गू के प्रोडक्शन से अलग था। स्टारलाइट फायरफ्लाई गू स्टारलाइट फायरफ्लाई ग्रुप का हिस्सा थी, जो उनके ट्रांसफॉर्म और म्यूटेट होने के बाद पैदा होते थे। स्टार डार्ट गू किसी भी प्रकार के कीड़े से पैदा हो सकता था जो एक स्टार केव रॉक के अंदर गहरी नींद में चला जाता था, जिसकी सतह पर छेद भरे होते थे। कुल 49 दिनों के बाद सोए हुए कीड़ों का एक हिस्सा बदलकर स्टार डार्ट गू बन जाता था। स्टार डार्ट गू का भोजन एरो बैम्बू फॉरेस्ट का बैम्बू जूस था। एरो बैम्बू फॉरेस्ट गर्म और नम था। बांस खुद हाई बैम्बू जूस पैदा करते थे जो टपकता रहता था। पहले पैदा होने वाले बैम्बू जूस एक मोती नीली धुंध बनाते थे। ये स्टार डार्ट गू को पालने के लिए एक टॉप क्वालिटी जगह थी। बदकिस्मती से मुझे कोई अच्छा पानी देने वाला लिक्विड नहीं मिला, इसलिए ये ऐसा हो गया। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने एक हसरत भरे लहजे में कहा। लगता है मुझे बैचेस में मून वेल वाटर खरीदना पड़ेगा। फैंग युआन ने बुदबुदाया। वो बहुत जानकार था। वो जानता था कि एरो बैम्बू फॉरेस्ट को किस पानी की जरूरत है। मास्टर जानकार हैं, स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने जोड़ा। उसका चेहरा उत्साहित हो गया। भले हाई स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने काफी इमॉर्टल एसेंस छोड़ दी थी, लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स कम थे। और क्योंकि स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट अपने फाइनेंस को लेकर चिंतित था, वो ट्रेजर येलो हेवन से आराम से सामान नहीं खरीद सकता था। एरो बैम्बू फॉरेस्ट को पानी देने के मुकाबले दूसरे इलाके थे जिन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज्यादा जरूरत थी। इसके बाद लैंड स्पिरिट के गाइड करने पर
फैंग युआन ब्लेस्ड लैंड के नॉर्थ एरिया में गया, मीटेराइट पिट्स का इंस्पेक्शन किया। यह स्टेलर फायरगू को पालने और फॉलिंग मीटियोरगू पैदा करने की जगह थी। इसके बाद वो ब्लेस्ड लैंड के केंद्र में गया। ये एक झील थी जिसमें लहरें और रोशनी का प्रतिबिंब था। ये बहुत बड़ी थी और इसे ब्रोकन स्टार लेक कहा जाता था। ये भी गू वॉर्म्स पालने की जगह थी। ये स्टार रिवर गू पैदा करती थी। इसके बाद वो कई घास के मैदानों में गया। वो सभी स्टार फ्रैगमेंट ग्रास से भरे हुए उनकी एक विशाल संख्या थी। वो काली मिट्टी पर उगाए गए थे। घास की पत्तियां मोटी और चमकदार थी। वो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में उगाए गए घासों से कहीं ज्यादा बेहतर क्वालिटी के थे। एरो बैम्बू फॉरेस्ट, मीटेराइट पिट, ब्रोकन स्टार लेक, स्टार फ्रैगमेंट ग्रास फील्ड। फैंग युआन हवा में तैर रहा था। झील को देखते हुए उसने एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन दिखाया। जिन 4 इलाकों का जिक्र किया गया वो स्टार लॉर्ड वैन शियांग के रेवेन्यू के 4 मुख्य स्रोत थे। स्टार लॉर्ड वैन शियांग अपने डेवलपमेंट में काफी ठीक ठाक था। वो मुख्य रूप से स्टार डार्ट गू, स्टेलर फायर गू, फॉलिंग मीटियोर गू, स्टार रिवर गू और स्टरलाइट फायरफ्लाई गू बेचता था। जबकि फैंग युआन अभी भी 4 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के लिए बेचैनी से ढूंढ रहा था, उसके पास वो पहले से थे। इस वक्त फैंग युआन के पास सिर्फ गट्स गू और रिग्रेटफुल स्पाइडर के ट्रेड्स थे। दूसरे 2 एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स और ड्रैगन फिश अभी तक मार्केट में नहीं बेचे गए थे। स्टार लॉर्ड वैन शियांग का रैंक 6 कल्टिवेशन लेवल था और उसने एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन पार की थी। वो एक अकेला कल्टिवेटर भी था, लेकिन वो इमॉर्टल से कल्टिवेशन लेवल में ऊंचा था। उसके स्टेटस और फाउंडेशन के हिसाब से आमतौर पर उसके लिए अपने ब्लेस्ड लैंड को इस हद तक डेवलप करना नामुमकिन होता। लेकिन उसके पास उसका फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर था। वो था स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन। स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन का मालिक 7 स्टार चाइल्ड अपनी उम्र बढ़ाने के लिए एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया था। जबकि स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म को एक्सप्लोर करते वक्त वो गहरी नींद में सो गया। स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने इत्तेफाक से ये खोज लिया था कि स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन सेंट्रल कॉन्टिनेंट की बाहरी दुनिया में एक स्पेशल क्रैक से जुड़ता है। हर साल एक खास समय पर यह क्रैक खुलता था। इसलिए स्टार लॉर्ड वैन शियांग हर साल अंदर जाकर खुद को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज लूटता था। भले ही हर बार उसके पास सीमित समय होता था, वो कई बार अंदर गया। इस तरह स्टार लॉर्ड वैन शियांग का डेवलपमेंट ठीक ठाक था। उसका इमॉर्टल एपर्चर हर गुजरते दिन के साथ आसानी से वैल्यू में बढ़ रहा था। उसने ज्यादातर अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स को पीछे छोड़ दिया था। यहां तक कि शीले ने भी उसके ब्लेस्ड लैंड को देखकर मन ही मन उसकी तारीफ की थी। इस स्टार लॉर्ड वैन शियांग का फाउंडेशन पहले से ही 10 बड़े एंशिएंट सेक्स के आम रैंक 6 गू इमॉर्टल्स के बराबर था। लेकिन यह अफसोस की बात थी कि स्टार लॉर्ड वैन शियांग सोंग ज़ीजिंग के हाथों बुरी तरह घायल हो गया था, और क्योंकि उसकी ट्रिब्यूलेशन नजदीक थी, उससे एक रिस्क लेना पड़ा। उसने इमॉर्टल मंकी किंग शीले को स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन एक्सप्लोर करने के लिए इनवाइट किया। आखिर में 8वें स्टार हॉल में वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म में गिर गया। उसकी आत्मा नाश हो गई और सिर्फ उसका शरीर बच गया। फैंग युआन ने शरीर ले लिया और ब्लेस्ड लैंड को अर्थ अबिस में रख दिया। इससे भविष्य की घटनाओं का विकास हुआ, जैसे स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट की नए मालिक बनने की शर्त। इन 4 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के साथ मेरी फाइनेंशियल पावर डबल हो जाएगी। मेन प्रॉफिट्स में तैरूंगा। मैं सच में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स में डूब जाऊंगा। फैंग युआन बहुत खुश था। स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने अपने ब्लेस्ड लैंड को लंबे समय तक चलाया था। उसने पहले ही खुद को मार्केट में सेट कर लिया था और ट्रेजर येलो हेवन की इकोनॉमी में अपना हिस्सा बना लिया था। फैंग युआन ने उसकी ब्लेस्ड लैंड इनहेरिट की। उसने मार्केट में एंटर करने के मुश्किल शुरुआती दौर को भी पार कर लिया था। उसने सीधे स्टार लॉर्ड वैन शियांग के बिजनेसेस को अपने हाथ में ले लिया। इससे उसकी बहुत सारी परेशानी बच गई। स्टार डार्ट गू और स्टेलर फायर गू जैसे आम रिसोर्सेज आमतौर पर थोके में बेचे जाते थे। मार्केट में उनकी काफी कंपटीशन थी। मार्केट में अपने लिए एक हिस्सा बनाना आसान नहीं था। उनके खिलाफ साजिश की जाती, प्राइस वॉर्स का सामना करना पड़ता, या कुछ गू इमॉर्टल्स तो उन्हें मारने की धमकी भी दे सकते थे। जैसा कि कहावत है, किसी की दौलत बर्बाद करना उनके माँ बाप को मारने के बराबर है। गू इमॉर्टल की दुनिया बहुत क्रूर थी। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी ताकत दिखानी होगी। बिना ताकत के आपका बिजनेस कितना भी फल फूल रहा हो, आपको मारकर लूट लिया जाएगा। इसलिए फैंग युआन हमेशा अपने पास के ड्रैगन फिश और एरी फायर ड्रैगन पाइथन्स को लेकर बहुत सावधान रहता था। वो सीओ क्लैन के ट्रांजैक्शन टोकन का इस्तेमाल करके वेस्टर्न डेजर्ट के मार्केट में एंटर करना चाहता था। इससे बहुत सारी मुश्किलों से बचा जा सकता था और उससे ज्यादा प्रॉफिट्स कमाने का मौका मिलता। बिल्कुल,
गट्स गू जैसे मोनोपोली बिजनेसेस के लिए आप उन्हें जैसे चाहे बेच सकते हैं। दूसरे इसमें कंपीट भी नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ हसाद से देख सकते थे। ब्लेसड लैंड का इंस्पेक्शन करने के बाद फैंग युआन बहुत खुश था, लेकिन अभी भी एक चीज थी जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लैंड स्पिरिट, मुझे ब्लेस्ड लैंड के अनइमॉर्टल गू को देखने ले चलो। अगले हाइपैल, उसने लैंड स्पिरिट को आदेश दिया। चैप्टर 852 3 इमॉर्टल गू ऑल आर यूजफुल। पूरा स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड एक विशाल काटोरे जैसा था, और इसका केंद्र भी वही स्थान था जो भूभाग में सबसे नीचे था। यहां एक झील थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी, इसका नाम था ब्रोकन स्टार लेक। और वो जगह जहां स्टार लॉर्ड वैन शियांग आमतौर पर कल्टिवेट करता था, वो भी ब्रोकन स्टार लेक के तले में ही स्थित थी। झील के तले में पहुंचकर फैंग युआन ने एक क्रिस्टल पैलेस देखा। ये बड़ा नहीं था, और इसमें सिर्फ एक हॉल और 2 नॉर्मल हॉल्स थे। स्टार लॉर्ड वैन शियांग के इमॉर्टल गू मेन हॉल में रखे गए थे। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट के निर्देशन में फैंग युआन आसानी से ने हॉल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो में हॉल में दाखिल हुआ, उसने एक इमॉर्टल गू को आसपास उड़ते हुए देखा। यह इमॉर्टल गू एक सेंटिपीड जैसा दिख रहा था। यह पतला और लंबा था, एक हाथ की तरह, और लोहे की तरह काला था। यह मेन हॉल के अंदर टेढ़े मढ़े तरीके से उड़ रहा था। उसके शरीर पर छोटे आड़े सेगमेंट्स हर थोड़ी देर में नीली जुगनुओं की तरह चमक रहे थे। ये रैंक 6 इमॉर्टल गू स्टार मार्क है। ये मास्टर के शरीर पर अस्थायी रूप से 600 स्टार पाथ डाउ मार्क्स जोड़ सकता है। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट ने सही तरीके से परिचय दिया। 600 डाउ मार्क्स। फैंग युआन CHAU इका गया। उसके शरीर पर लगे स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स की संख्या भी 200 से ज्यादा नहीं थी। ये तब था जब उसने हाल ही में ईट स्ट्रेंथ इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके 40 से ज्यादा जोड़े थे। हालांकि ये स्टार मार्क इमॉर्टल गू एक हाई बार में 600 स्टार डाउ मार्क्स की बढ़ोतरी कर सकता था। इसे एक बेहतरीन काबिलियत कहा जा सकता है। 200 डाउ मार्क्स पावर को 20% तक बढ़ा सकते हैं। 600 का मतलब होगा 7% की बढ़ोतरी। बदकिस्मती से ये स्टार पाथ डाउ मार्क्स हैं, और मैं स्टार पाथ गू इमॉर्टल नहीं हूं। इसमें कोई शक नहीं था कि ये स्टार मार्क इमॉर्टल गू एक हाई क्वालिटी सपोर्ट टाइप इमॉर्टल गू था। फैंग युआन एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था और उसके शरीर पर स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स द, लेकिन एक बार जब वो स्टार मार्क इमॉर्टल गू को एक्टिवेट कर देगा, तो उसका शरीर अस्थायी रूप से स्टार पाथ डाउ मार्क्स की एक परत से ढक जाएगा, जिससे वो खुद को एक स्टार पाथ गू इमॉर्टल के रूप में दिखा सकेगा। स्टार मार्क के अलावा न हॉल में 2 और इमॉर्टल गू थे। एक प्रिज्मेटिक क्रिस्टल जैसा था, मुट्ठी के आकार का। ये चुपचाप एक डेस्क पर पड़ा हुआ था, बिना किसी हरकत के। दूसरा एक कोमल सफेद बीन स्प्राउट जैसा था, जो जीवन शक्ति की हवा से भरा हुआ था। स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट के परिचय से फैंग युआन को पता चला कि क्रिस्टल जैसा इमॉर्टल गू स्टारलाइट इमॉर्टल गू था, जबकि बीन स्प्राउट जैसा इमॉर्टल गू स्टार शूट के नाम से जाना जाता था। फैंग युआन खुशी से झूम उठा। किस्मत खुल गई थी। इन दोनों इमॉर्टल गू का फैंग युआन के लिए स्टार मार्क इमॉर्टल गू से कहीं ज्यादा उपयोग था, क्योंकि स्टारलाइट इमॉर्टल गू विजडम पाथ के स्टार थॉट गू के प्रोडक्शन के लिए एक जरूरी गू मटेरियल था। ए फ्लैट जब उसके पास स्टारलाइट इमॉर्टल गू था, वो पूरी तरह से एसैक गू को रिफाइन करने में स्ट्रेंथ ची इमॉर्टल गू के यूज की नकल कर सकता था, ताकि स्टार थॉट गू को बहुत तेजी से और बहुत बड़े स्केल पर रिफाइन किया जा सके। स्टारलाइट इमॉर्टल गू ने स्टारलाइट इमॉर्टल गू खरीदने के झंझट भरे कदम को हटा दिया। साथ ही इमॉर्टल गू के फाउंडेशन के रूप में मॉर्टल स्टार थॉट गू को रिफाइन करने में फेल होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसमें शामिल रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जिससे हैरी मेन की मौत में बड़ी कमी आएगी। हालांकि इससे 2 समस्याएं पैदा हुई। पहली समस्या ये थी कि स्टारलाइट इमॉर्टल गू का उपयोग करने के लिए फैंग युआन को स्टार थॉट गू के रेसिपी को मॉडिफाई करना होगा। दूसरी समस्या ये थी कि स्टारलाइट इमॉर्टल गू का उपयोग करने से इमॉर्टल एसेंस खर्च होगी। विजडम गू और कंप्लीट स्टार थॉट गू रेसिपी के साथ फैंग युआन को गू रेसिपी को मॉडिफाई करने में कोई समस्या नहीं होगी, ये बस समय की बात थी। जहां तक दूसरी समस्या का सवाल है, ये वाकई में फैंग युआन के लिए पहले एक समस्या होती। लेकिन अब फैंग युआन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का मालिक था। उसके पास 6 सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू दी और ये भविष्य में 8 तक बढ़ जाएंगे। उसकी इमॉर्टल एसेंस स्टोन की कमाई 4 गुना हो जाएगी। इतनी बड़ी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस स्टोन्स ने फैंग युआन को स्टारलाइट इमॉर्टल गू को लगातार एक्टिवेट करने में इमॉर्टल एसेंस खर्च करने का विश्वास दिया। स्टारलाइट इमॉर्टल गू ने स्टार थॉट गू के संचय को बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ा दिया, जो कि एक विशाल सहायता थी। और स्टार शूट इमॉर्टल गू भी बहुत उपयोगी था। फैंग युआन ने कभी स्टार लॉर्ड वैन शियांग से एक मोर्टल किलर मूव खरीदा था,
जिसका नाम था स्प्रिंग स्टार रेन। यह मूव जमीन को सींचता था, वनस्पति को पोषण प्रदान करता था और उनकी उत्पादकता बढ़ाता था। जब से उससे ये मूव मिला था, फैंग युआन इसका बार बार इस्तेमाल कर रहा था। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के आसमान में घास का मैदान अपने वर्तमान पैमाने को बनाए रखने में सक्षम था, इसका काफी हद तक श्रेय इस मॉर्टल किलर मूव को जा सकता है। स्प्रिंग स्टार रेन का बार बार एक्टिवेशन बड़ी संख्या में स्टार शूट मॉर्टल गू का उपभोग करता था। स्टार शूट गू सिर्फ स्टार लॉर्ड वैन शियांग द्वारा बेचे जाते थे। फैंग युआन ने कभी सोचा था कि वो स्टार शूट गू की रिफाइनमेंट रेसिपी पर रिसर्च करके स्टार लॉर्ड वैन शियांग के कंट्रोल से मुक्त हो जाएगा। लेकिन विजडम गू की मदद के बावजूद, क्योंकि फैंग युआन का स्टार पाथ अटेनमेंट सिर्फ आम था, वो जो चाहता था वो हासिल नहीं कर पाया। इस पॉइंट पर फैंग युआन के पास स्टार शूट इमॉर्टल गू था और अब से वो स्प्रिंग स्टार रेन को दिल खोलकर इस्तेमाल कर सकता था। वो स्प्रिंग स्टार रेन को एक इमॉर्टल किलर मूव के लेवल तक भी उठा सकता था और स्टार शूट इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल करके स्टार फ्रैगमेंट ग्रास की पैदावार को और बढ़ा सकता था। लेकिन फैंग युआन ने स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट से जाना, स्टार लॉर्ड वैन शियांग के पास इमॉर्टल किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन था। असल में मॉर्टल किलर मूव स्प्रिंग स्टार रेन, जिसे स्टार लॉर्ड वैन शियांग बेचता था, वो उसके ओरिजिनल स्प्रिंग स्टार रेन का एक सरल रूप था। जो स्टार शूट गू स्टार लॉर्ड वैन शियांग बेचता था, वो भी स्टार शूट इमॉर्टल गू का इस्तेमाल करके रिफाइन किए जाते थे। यही वजह थी कि फैंग युआन को स्टार शूट गू से गू रेसिपी को रिवर्स डिड्यूस करना मुश्किल लगा। कारण यह था कि स्टार लॉर्ड वैन शियांग का गू रिफाइनमेंट मेथड ऊपर से नीचे की तरफ किया जाता था। स्टार मार्क, स्टलाइट और स्टार शूट, ये तीनों इमॉर्टल गू हाई ब्लेस्ड लैंड में बचे हुए इमॉर्टल गू थे। स्टार लॉर्ड वैन शियांग के पास कुल 4 इमॉर्टल गू थे। बदकिस्मती से चौथा इमॉर्टल गू सोंग जीजिंग के साथ उसकी लड़ाई में नाश्त हो गया। इस तरह फैंग युआन सिर्फ 3 हाई प्राप्त कर पाया, और वो इससे पहले से ही बहुत संतुष्ट था। आमतौर पर पूरे 5 रीजन्स में इमॉर्टल गू रखने वाले रैंक 6 गू इमॉर्टल्स कम हाई थे। उनमें से ज्यादातर अभी भी मोर्टल गू और मोर्टल किलर मूव्स का इस्तेमाल कर रहे थे। सिर्फ रैंक 6 के एलीट्स हाई रैंक 6 इमॉर्टल गू रखते थे, जैसे कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्ट्स के रैंक 6 गू इमॉर्टल्स, और एक और उदाहरण स्टार लॉर्ड वैन शियांग जैसे अकेले कल्टिवेटर्स द जिंग के पास फॉर्ट्यूटस इनकाउंटर्स थे। नॉर्दर्न प्लेन्स की स्थिति हालांकि खास थी। 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के ध्वस्त होने के कारण गू इमॉर्टल्स द्वारा इमॉर्टल गू रखने की दर अन्य 4 रीजन से कहीं ज्यादा थी। असल में इमॉर्टल गू के मालिक होने की दर के मामले में सेंट्रल कॉन्टिनेंट 5 रीजन्स में आखिरी स्थान पर था। इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था, आखिर उनके पास सबसे ज्यादा गू इमॉर्टल्स थे। फैंग युआन की स्थिति और भी खास थी। इन 3 इमॉर्टल गू को छोड़कर फैंग युआन के पास पहले से हाई 14 इमॉर्टल गू थे। अगर ऐसी संख्या किसी को बताई जाती तो कोई विश्वास नहीं करता। ये तो छोड़ो, इनमें रैंक 9 विजडम गू भी था। आमतौर पर अगर कोई दुश्मन गू इमॉर्टल को मार भी दे तो उनके लिए लड़ाई के लूट के रूप में इमॉर्टल गू पाना मुश्किल होता था। जब फैंग युआन ने डोंगफैंग चैंगफैन पर हमला किया तो उसके पास एक बड़ा फायदा था और उसने डोंगफैंग चैंगफैन की आत्मा को भी जिंदा पकड़ लिया था। लेकिन डोंगफैंग चैंगफैन ने एक सोच के साथ सारे इमॉर्टल गू को खुद ब खुद नाश्त कर दिया था और फैंग युआन उनमें से एक भी नहीं पकड़ पाया। स्टार लॉर्ड वैन शियांग एक एपीवाद था, क्योंकि वो स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के ड्रीम रेल्म में भटक गया था, वो बिना किसी प्रतिक्रिया के अचानक मर गया। इस तरह उसके इमॉर्टल गू पीछे छूट गए और आखिर में फैंग युआन को लाभ हुआ। इन 3 इमॉर्टल गू में अभी भी स्टार लॉर्ड वैन शियांग की इच्छा थी, लेकिन स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट की सहायता से उन्हें काबू करना कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। मास्टर, यह ब्लेस्ड लैंड में राखी इमॉर्टल इनहेरिटेंस है, प्लीज एक नजर डालिए। लैंड स्पिरिट ने फैंग युआन को एक विरासत सौंपी। पता चला कि यह स्टार लॉर्ड वैन शियांग का पहला फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर था। स्टार पाथ के बारे में एक गू इमॉर्टल विरासत। ये वही विरासत थी जिसने अकेले कल्टीवेटर स्टार लॉर्ड वैन शियांग को उसके कल्टीवेशन के पथ पर गाइड किया था ताकि वो एक रैंक 6 गू इमॉर्टल बन सके। स्टार लॉर्ड वैन शियांग का दूसरा फॉर्ट्यूटस एनकाउंटर स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन के प्रवेश द्वार की खोज थी, जहां से उसने कई रिसोर्सेज लूटे थे। उसकी किस्मत असल में काफी अच्छी थी। स्टार लॉर्ड वैन शियांग का मुख्य कल्टीवेशन स्टार पाथ था और स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन भी एक स्टार पाथ ग्रोटो हेवन था। इस तरह रिसोर्सेज के मामले में वो दोनों बहुत कंपैटिबल थे। फैंग युआन के उल्टे, जो एक स्ट्रेंथ पाथ गू इमॉर्टल था, जबकि हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एंस्लेवमेंट पाथ का था और डांग माउंटेन द्वारा उत्पादित गट्स गू सोल पाथ के ये कई पहलू एक दूसरे के साथ ज्यादा कंपैटिबल नहीं थे।
बदकिस्मती से स्टार लॉर्ड वैन शियांग आखिर में मर गया और उसके पास जो कुछ भी था वो अब फैंग युआन का था। फैंग युआन पूरे एक दिन स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में रुका। उसने ब्लेस्ड लैंड में रॉकमे के एक छोटे से कबीले और 7 हाई टीन डेसोलेट बीस्ट लेवल के स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश का भी इंस्पेक्शन किया। जब वो जिंदा था, स्टार लॉर्ड वैन शियांग ने इस छोटे से रॉकमे के समूह को लाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। उसके पास गट्स गू नहीं था और स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड भी रॉकमे के जीवित रहने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। नतीजे के तौर पर कई रॉकमन मर गए थे। उसके लिए इस छोटे से समूह को बनाए रखना आसान नहीं था। 3 स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिशेस स्टारी स्काई ग्रोटो हेवन से पकड़े गए थे। वहां अंदर डेसोलेट बीस्ट्स की कोई कमी नहीं थी। उसने इतनी बड़ी मात्रा में मेहनत और पूंजी इसलिए खर्च की थी क्योंकि स्टार मार्क इमॉर्टल गू का खाना स्पाइन फीन स्टार ड्रैगनफिश का ताज़ा मांस था और स्टलाइट इमॉर्टल गू रॉकमन के शरीरों को खाता था। जहां तक स्टार शूट इमॉर्टल गू का सवाल है, उसका भोजन बड़ी मात्रा में डार्क स्टार कैल्प्स था। इस प्रकार का कैल्प ब्रोकन स्टार लेक में बड़ी मात्रा में उगता था। यह गू इमॉर्टल्स की ऑर्थोडॉक्स सिचुएशन थी। जिस पद पर वो कल्टिवेट करते थे, उनके इमॉर्टल गू भी उसी पद के होते थे और उनके इमॉर्टल एपर्चर में ज्यादातर उसी पद के डाउ मार्क्स होते थे। इस तरह वो जरूरी भोजन खुद उगाकर इमॉर्टल गू को खिलाने का बोझ उठा सकते थे। फैंग युआन के उल्टे, जिसका स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपर्चर मारा हुआ था, हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड एक एनस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल एपर्चर था और यूएस पर लगे इमॉर्टल गू स्ट्रेंथ पाथ, विजडम पाथ, सोल पाथ, लक पाथ और अन्य विभिन्न पाथ्स के थे। उससे इन इमॉर्टल गू को खिलाने के लिए बाहरी दुनिया से मदद लेनी पड़ती थी। हर बार उससे अपना दिमाग लगाना पड़ता था और स्थिति अस्थिर थी। असल में क्लेंस सोल इमॉर्टल गू को आज तक ठीक से खाना नहीं मिल पाया था। चाहे वो हो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड हो या उसका स्ट्रेंथ पाथ इमॉर्टल एपर्चर, दोनों में हाई सोल पाथ डाउ मार्क्स कम थे और इस तरह यदि वो चाहता भी तो फैंग युआन के लिए व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू को पालना संभव नहीं था। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का मालिक बनकर फैंग युआन की ताकत डबल हो गई थी। 3 स्टार पाथ इमॉर्टल गू, 4 इकोनॉमिक पिलर्स, एक पूरी स्टार पथ विरासत। फैंग युआन को इन सब को पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने में बहुत समय लगेगा। उसने स्टार फॉर्म लैंड स्पिरिट को ट्रेजर येलो हेवन में ब्लेस्ड लैंड के मालिक को पहचानने की रिक्वेस्ट जारी रखने के लिए भी कहा, ताकि एक ऐसी छवि बनाई जा सके कि स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड का अभी तक कोई मालिक नहीं है। और उसने ये भी प्लान नहीं किया था कि वही लूलन और ताइबायुन शेंग को कुछ समय के लिए सच बताएगा। जितना लंबा वो इसे छुपा सकता था, उतना लंबा वो इसे छुपाएगा। हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड पहले हाई एक्सपोज हो चुका था। स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड भी एक आधी एक्सपोज स्थिति में था, लेकिन सिर्फ ही लूलन को हाई ये लोकेशन पता थी। अगर भविष्य में वो एक भगोड़ा बन जाता तो ये बेस अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। डांग माउंटेन और हु इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड के अंदर के रिसोर्सेज के बारे में फैंग युआन ने उन्हें फिलहाल हटाने का प्लान नहीं बनाया। रिसोर्सेज हाल ही में व्यवस्थित किए गए थे और बड़ी मात्रा में पूंजी निवेश की गई थी। अगर वो उन्हें स्टार फॉर्म ब्लेस्ड लैंड में ले जाता तो ही लूलन जैसी चतुर क्या यूज एहसास नहीं होता। अगले दिन फैंग युआन रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लेने गया। बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता के बड़े प्रभाव के साथ सेंट्रल कॉन्टिनेंट सभी लोगों के बीच गू रिफाइनमेंट में लोकप्रियता की एक लहर का सामना कर रहा था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्स द्वारा मिलकर सोंगज़ी पर घाट लगाकर हमला करने और फैल होने की खबर अभी तक फैली नहीं थी। इसकी जानकारी गू इमॉर्टल लेवल के यूसीएच अधिकारियों तक ही सीमित थी। 10 बड़े एंशिएंट सेक्स की बहुत बेइज्जती हुई थी। सोंगज़ी के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी, जिससे ये अन्य सेक्स या अकेले कल्टिवेटर गू इमॉर्टल्स के लिए एक मजाक बन गया था। कई गू इमॉर्टल्स एक के बाद एक हरकत में आए, ट्रू यांग माउंटेन रंगे में सोंगज़ी द्वारा छोड़े गए किसी भी निशान की तलाश में। लेकिन वो कुछ कैसे ढूंढ सकते थे? फैंग युआन की पिछली जिंदगी में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 बड़े एंशिएंट सेक्स ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए 100 से अधिक वर्षों तक खोज की, लेकिन फिर भी उस ढूंढ नहीं पाए। सोंगज़ी की छुपने की काबिलियत बस कमाल की थी, इसमें फैंग युआन भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसलिए फैंग युआन ने शुरू से हाई सोंगज़ी का पीछा करने का कोई विचार नहीं किया। आखिरकार वो तय तारीख आ गई, फैंग युआन और फंग जिन हुआंग के बीच ड्यूल का दिन। हालांकि ये कोई प्रतियोगिता नहीं थी, इसने काफी बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। फंग जिन हुआंग, तुम ड्यूल करना चाहती हो, लेकिन पहले मुझे शर्त दिखाओ। अगर शर्त बहुत हल्की हुई तो ये ड्यूल शुरू नहीं होगा। फैंग युआन ने सबके सामने कहा। चाहे वो लड़ा या ना लेड, फैंग युआन को सिर्फ इनफैलेबल इनहेरिटेंस के लिए टॉप 6 स्थानों में आना था। इसके अलावा ड्यूल में हारने से ना तो कोई पक्ष बाहर होता, ना ही उनकी रैंकिंग्स पर कोई असर पड़ता।
फंग जिन हुआंग पहले से ही तैयारी कर चुकी थी, उसने चुपके से अपनी आवाज भेजी, मेरी शर्त में तुम्हारी गहरी दिलचस्पी जरूर होगी। फैंग युआन, तुम एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी हो और इमॉर्टल ज़ॉम्बीज का दर्द जरूर जानते होगे। मेरे पास जो है वो एक ऐसा तरीका है जो तुम्हें जिंदा कर सकता है। चैप्टर एंड।